हाँ जी, नमस्कार साथियों। कोचिंग वाला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन इस सीरीज़ के अंदर लेब असिस्टेंट के अंदर जो संभावित क्वेश्चन हैं पुराने एग्जामों में आए हुए हैं या उनके समकक्ष जो क्वेश्चन बनेंगे तो वो क्वेश्चन की सीरीज डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं। अपना पहला ही क्वेश्चन दे रखा है, भारत की जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार दशाब्दी जनसंख्या वृद्धि जो दर है, यानी कि 10 वर्षों के अंदर जो वृद्धि दर थी वो भारत की कितनी थी? तो भारत की 17.7%। ठीक है, 17.7% की वृद्धि दर से भारत की जनसंख्या ने वृद्धि की 10 सालों के अंदर। राजस्थान के संदर्भ में आए तो 21.3%। ठीक है, और भारत के संदर्भ में पूछे तो 17.7% जनसंख्या वृद्धि दर है। ठीक है, अगला जो 10 वर्षों के अंदर जो जनसंख्या थी 2021 में अपनी होनी थी, लेकिन कोरोना महामारी के कारण नहीं हो पाई, जो कि इनके आंकड़े हैं वो 2022 के अंदर जारी किए जाएंगे। ठीक है, उससे पहले अपने एग्ज़ाम तक है वो 2011 की जनसंख्या के आंकड़े हैं, तो वो ध्यान रखें। वृद्धि दर के बारे में पूछा है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी बाढ़ आपदा के लिए कुख्यात नहीं है? ठीक है, इसका मतलब बाढ़ के लिए कुख्यात कौन कौन सी है वो सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, पैनगंगा। ठीक है, पैनगंगा के बारे में आपने सुना हो या फिर पढ़ा हो तो ये गोदावरी नदी है, उसकी सहायक नदी है। ठीक है, गोदावरी की सहायक नदी पैनगंगा है, प्राणहिता है, इंद्रावती है। ठीक है, या मजीरा है। इस प्रकार की कुछ 4-5 नदियाँ जो गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, तो पैनगंगा, गोदावरी स्वयं ही कोई बाढ़ की स्थिति पैदा नहीं करती है तो उसकी सहायक नदी भी नहीं करती होगी, इसका मतलब ये कुख्यात नहीं है। ठीक है, सिंधु नदी अपन पढ़ते हैं जो कि तिब्बत से इनका उद्गम होता है, जम्मू कश्मीर से होकर के पाकिस्तान में बहती है। ठीक है, और इससे पाकिस्तान का जो प्रदेश है, ठीक है, जो कि इनसे बहुत अधिक मात्रा में इस सिंचाई के अंदर इसका जल उपयोग में लिया जाता है, इसका मतलब ये भी नहीं है। कावेरी नदी है जो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच विवादित नदी रही है, लेकिन बाढ़ का कोई कारण नहीं है, इसका मतलब इन नदियों के अंदर कोई बाढ़ के कारण ये कुख्यात नहीं है। जबकि कोसी नदी, ठीक है, तो कोसी नदी आपने देखा होगा, इसको बिहार का शोक बोलते हैं। ठीक है, बिहार का शोक, क्योंकि कोसी नदी अपना रास्ता परिवर्तित करती रहती है और बाढ़ का जल, क्योंकि तिब्बत में इसका उद्गम होता है और वर्षा अधिक होने के कारण या जो हिमनद है उनके पिघलने के कारण इसका जल स्तर बढ़ जाता है और अचानक ये बाढ़ का कारण बनती है। इसका मतलब ए बी और डी ये बाढ़ आपदा के कारण कुख्यात नहीं है। तो एक नदी कोसी नदी है। इसके अलावा भारत में और कौन कौन सी है? तो एक आपको ध्यान हो तो दामोदर नदी, जिसको बंगाल का शोक बोलते हैं। ठीक है, बंगाल का शोक। ठीक है, एक अपन पढ़ते हैं ब्रह्मपुत्र नदी, जिसकी सर्वाधिक बाढ़ की स्थिति बनी रहती है, वो है आसाम। असम बोलते हैं, नाम उसका आसाम, वर्तमान नाम आसाम। तो कौन कौन सी नदियां हैं जो कुख्यात है? दामोदर नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, भारत की बिहार के अंदर बहने वाली कोसी नदी है। तो ये भी बाढ़ आपदा के कारण कुख्यात है, जबकि अन्य भारत की नदियां हैं वो अपने अलग विशेषताओं के कारण प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कृषि का प्रकार दे रखा है, गहन निर्वाह कृषि की विशेषता है। गहन निर्वाह, इसका मतलब इंटेंसिटी तो बहुत ज़्यादा है, यानी कि बहुत अधिक मात्रा में कृषि तो की जा रही है, लेकिन केवल उनसे निर्वाह हो रहा है, परिवार का या उस गांव का या देश का, राज्य का, मतलब केवल निर्वाह के लिए ही जो उत्पादन की जाने वाली फसलें हैं उनका निर्वाह के लिए उपयोग किया जाता है, यानी कि उत्पादक जो उपभोक्ता के रूप में उपयोग में लेते हैं, उस प्रकार की कृषि की विशेषता। देखो, निर्वाह के लिए बड़े खेतों का आकार, भारत के अंदर जो खेतों का आकार है बहुत ही छोटे, लघु और सीमांत किसान अपन देखते हैं कि 86% के आसपास अपने सीमांत और लघु प्रकार के किसान हैं, यानी कि उनका जोत का आकार बहुत छोटा है, तो ये विशेषता तो इसकी नहीं है। उच्च यंत्रीकृत भी नहीं है, निर्वाह के लिए करने वाली कृषि है तो उनके लिए बैलों से या ट्रैक्टर से खेती की जाती है नॉर्मली, जो आसानी से कर सके। ठीक है, अगला दे रहेगा प्रति एकड़ उच्च उपज परंतु प्रति व्यक्ति कम उपज। ठीक है, भारत की स्थिति क्या है? भारत की स्थिति अधिक जनसंख्या वाली है, इसका मतलब प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए उससे तो कम उत्पादन हो रहा है। ठीक है, जबकि प्रति एकड़ उच्च उत्पादन, बहुत कम क्षेत्र है उसमें तो उत्पादन, उस जो खेत का जो आकार है
उसके अनुपात में तो बहुत अधिक उत्पादन होता है, लेकिन जो जनसंख्या उस पर निर्भर है, ठीक है, उनकी अपेक्षा वो बहुत ही कम है। ठीक है, तो ये विशेषता किस प्रकार की कृषि की है? निर्वहन प्रकार की, गहन निर्वहन कृषि। ठीक है, प्रति एकड़ कम उपज परंतु प्रति व्यक्ति उच्च उपज। ठीक है, प्रति व्यक्ति यानी कि जनसंख्या कम है, जैसे कि अमेरिका के जो प्रेरीज है, पंपास है, वहाँ घास के मैदानों में कृषि की जाती है, तो वो यंत्रिकत प्रकार की और बहुत कम लोग कृषि करते हैं और बहुत बड़े क्षेत्रों में करते हैं। ठीक है, तो प्रति एकड़ तो उपज तो कम होती है, लेकिन वहाँ जनसंख्या कम है या पर उस पर निर्भर लोग बहुत ही कम है, उसकी अपेक्षा बहुत ही विस्तृत होती है। ठीक है, तो वो विस्तृत कृषि के एग्जाम्पल है, विस्तृत कृषि की विशेषता मान लो। ठीक है, ये दोनों प्रकार की जो विशेषताएं हैं ये व्यावसायिक प्रकार की कृषि की विशेषता है। किस प्रकार की? व्यावसायिक, व्यावसायिक कृषि। ठीक है, जबकि गहन निर्वाह की विशेषता क्या? प्रति एकड़ उच्च उपज है, यानी कि खेत के आकार की अपेक्षा तो बहुत ही उत्पादन बहुत अधिक है, जबकि उस पर निर्भर लोग है या काम करने वाले व्यक्तियों के संदर्भ में वो उपज है वो कम है, तो वो गहन निर्वाह कृषि की विशेषता है। ठीक है, अगला देख लीजिए, एक रेलवे लाइन दे रखी है। ठीक है, ओरिएंट एक्सप्रेस वे। ठीक है, तो ये पेरिस और इस्तांबुल, फ्रांस और तुर्की के बीच में ये रेलवे लाइन बिछाई गई है। ठीक है, पेरिस और इस्तांबुल के बीच, उसका नाम क्या है? ओरिएंटल एक्सप्रेस रेलवे लाइन। ठीक है, पर्थ और सिडनी उसको ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे लाइन बोलते हैं। ठीक है, हेलीफैक्स और वैंकूवर, हेलीफैक्स और वैंकूवर द्वीप, ये कनाडा के अंदर, कनाडा का जो दक्षिणी भाग है उसको ट्रांस कनेडियन रेलवे लाइन बोलते हैं। ठीक है, हेलीफैक्स द्वीप है, ठीक है, जो कि पूर्वी भाग के अंदर अटलांटिक महासागर के ऊपर एक न्यू फाउंडलैंड द्वीप है, उस द्वीप के पास एक शहर है उसका नाम हेलीफैक्स है। और वैंकूवर जो कि उत्तरी अमेरिका के दक्षिणी भाग के अंदर स्थित है, इसको ट्रांस कनेडियन रेलवे लाइन। ठीक है, और टोक्यो ओसाका ये जापान का है, जबकि ओरिएंटल एक्सप्रेस वे है जो पेरिस और इस्तांबुल यानी फ्रांस और तुर्की को जोड़ने वाला रेलवे लाइन। ठीक है, उसका स्पेशल नाम है ओरिएंटल एक्सप्रेस वे। आगे एक सूची दे रखी, उसके बारे में दे रखा, हाँ ये कुछ अयस्क दे रखे हैं, उसके आगे धातु दे रखे हैं। ठीक है, तो लिमोनाइट प्रकार के लो अयस्क पाए जाते हैं। ठीक है, लिग्नाइट प्रकार के कोयला पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस दो प्रकार में देखते हैं, वैसे इनको चारों प्रकार की, स्टेपोनाइट प्रकार की ये चांदी का अयस्क है, मस्कोवाइट है वो अब्रक का अयस्क है। ठीक है, लिमोनाइट लो अयस्क के, स्टेपनाइट है वो चांदी, मस्कोवाइट है वो अब्रक और लिग्नाइट है वो कोयला। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं ए में तीन, एक और दो ऑप्शन, इसका मतलब 3 और 4 तो पहले ही कट गए। उसके बाद स्टेपनाइट, स्टेपनाइट चांदी का, इसका मतलब 2 दे रखा, ये कट गया, फिर 1 मस्कोवाइट के अंदर 2 और ये 4, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, ऐसे सुमेलित करवाने वाले क्वेश्चन जो भी हो जब भी हो, ठीक है, तो उसमें जो अपने को आता है वो मिलान करके ठीक नीचे ऑप्शन में देखिए कि भाई हाँ बैठ रहा है ऑप्शन या नहीं बैठ रहा है, उसके आधार पर भी क्वेश्चन कई बार सही हो जाता है। ठीक है, बड़ा क्वेश्चन देख करके छोड़े नहीं, उसको देख के पूरा पढ़े। ठीक है, अगला दे रखा विश्व की व्यस्तम नवीय नदी। ठीक है, ऐसी नदी जिसके अंदर परिवहन के रूप में या जल परिवहन के रूप में उपयोग की जाती है, तो सबसे विश्व की सबसे व्यस्त नदी है वो जर्मनी की राइन नदी है। ठीक है, राइन नदी है वो कौन से देश में बहती है? जर्मनी। ठीक है, और जर्मनी का पूरा इकोनॉमी का जो आधार है वो इन राइन नदी के आसपास बसा हुआ है मुख्यतः, क्योंकि जितनी भी लोहेस की और कोयला की खदानें या फिर इंडस्ट्री बसी हुई है वो इसके आसपास है, और जल परिवहन के रूप में इसका बहुत ही अधिक उपयोग लिया जाता है। अमेजन नदी है ये दक्षिणी अमेरिका में, ब्राज़ील, मुख्यतः ब्राज़ील। ठीक है, और दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है, ये विश्व की सबसे बड़ा जल तंत्र इसी नदी का है। ठीक है, और विश्व की सबसे अधिक जैव विविधता वाला स्थान है, इसको पृथ्वी का फेफड़ा, ठीक है, हार्ट ऑफ अर्थ बोलते हैं इसको, तो वो अमेजन का बेसिन है। ठीक है, डेन्यूब नदी है, ये भी यूरोप में ही बहती है, सर्वाधिक देशों को, राजधानियों को जोड़ने वाली नदी डेन्यूब नदी है। मिसिसिपी ये उत्तरी अमेरिका में यूएसए के अंदर बहती है। ठीक है, मिसिसिपी। ठीक है, इसकी विशेषता है ये अंगुली नुमा, ठीक है, अंगुली नुमा या पंजाकार डेल्टा के लिए प्रसिद्ध है, पंजाकार डेल्टा। इसकी एक और सहायक नदी है मिसिसिपी, और एक है मिसिसिपी की एक सहायक नदी है मिसौरी, क्या नाम है?
और फिर इनको सामूहिक रूप से बोलते हैं, इन डेल्टा को मिसिसिपी मिसौरी बेसिन और उन मिसिसिपी मिसौरी का डेल्टा, जो कि किस प्रकार का है, पंजाकार आकृति का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जनांकी की संक्रमण सिद्धांत। ठीक है, सिलेबस दे रखा है। सबसे पहले ये नोटेस्टिन और वारेन थॉमसन नामक व्यक्तियों ने इस सिद्धांत को सबसे पहले प्रतिपादित किया था। और इस जो सिद्धांत की विशेषता ये है कि उच्च मृत्यु दर और उच्च जन्म दर से किसी भी देश के अंदर जनसंख्या के विकास की शुरुआत होती है, यानी कि उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर। ठीक है, उसके बाद ठीक ठीक स्वास्थ्य के अंदर जब सुधार की स्थिति बनती है या उसका विकास होता है देश का, तो फिर मृत्यु दर धीरे धीरे कम होती है। ठीक है, और जन्म दर स्थिर बनी रहती है या अधिक बनी रहती है। लेकिन उसके बाद ठीक अगली स्थिति बनेगी तो उसके अंदर जन्म दर भी कंट्रोल कर दी जाएगी और मृत्यु दर पर पूर्णतः नियंत्रित प्राप्त कर दिया जाएगा, यानी कि जनसंख्या फिर स्थिर अवस्था में हो जाएगी। ठीक है, तो जनसंख्या के विकास के संदर्भ में नोटेस्टिन और वॉरेन थॉमसन नामक व्यक्ति ने एक सिद्धांत दिया था, जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत। वो इस प्रकार से है, आप देखिए। ठीक है, उसने कहा जैसे कि ये समय का, ठीक है, विकास लाइन चलती है। ठीक है, जनसंख्या। ठीक है, इनके अंदर 4 फेज बताए थे इन्होंने इस तरीके से। ठीक है, उन्होंने कहा सबसे पहले जो अवस्थाएं हैं उनके अंदर उच्च जन्म दर, और 4 अवस्थाएं थी उनकी। प्रथम अवस्था के अंदर क्या था, उच्च जन्म दर, ये स्थिति है उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर। ठीक है, इस प्रकार की मृत्यु दर के संदर्भ में बताया उन्होंने। ठीक है, फिर जन्म दर तो ऊपर बनी रहती है लेकिन मृत्यु दर धीरे धीरे कम हो जाती है। ठीक है, और तीसरी अवस्था के अंदर फिर जन्म दर पर भी कंट्रोल कर लिया जाता है। ठीक है, और मृत्यु दर भी नियंत्रित हो जाती है, यानी कम हो जाती है, नीचे की ओर आ रही है। इसका मतलब मृत्यु दर पर नियंत्रण है और जन्म दर भी नियंत्रित प्रकार से वृद्धि दर कर रही है। ठीक है, तो ये फिर आपस में आकर के दोनों ही मिल जाती है इस तरीके से, यानी कि शुरुआत में भी जनसंख्या स्थिर थी और अंत में भी स्थिर है। ठीक है, लेकिन यहाँ जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च थी और अंत के अंदर जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही निम्न है। ठीक है, तो जनसंख्या, ये तो है जन्म दर और मृत्यु दर। जनसंख्या इस प्रकार से यहाँ स्थिर अवस्था में है, फिर बढ़नी शुरू हुई, यहाँ पे भी बढ़ रही है और यहाँ आकर के स्थिर हो गई। तो ये क्या है, जनसंख्या वृद्धि दर की लाइन है। ठीक है, और ये जन्म दर और मृत्यु दर है, ये जन्म दर को इंगित करती है, ये लाइन है वो मृत्यु दर को इंगित करती है, जबकि ये जो लाइन है वो जनसंख्या वृद्धि दर को इंगित करती है, वृद्धि दर। ठीक है, तो इस प्रकार का ग्राफ बनता है इस अवस्था में। तो इसमें पूछा है सबसे प्रथम अवस्था में क्या है, तो उच्च जन्म दर है और उच्च मृत्यु दर है। देख लीजिए, उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर, ये प्रथम अवस्था की है। अगला भी पूछा जा सकता है, तीसरा या अंतिम या चौथे चतुर्थ अवस्था के अंदर किस स्थिति की, इस सिद्धांत के अनुसार क्या स्थिति बनती है। ठीक है, तो इसके अनुसार निम्न मृत्यु दर और निम्न जन्म दर, निम्न जन्म एवं निम्न मृत्यु दर, ये अंतिम अवस्था है इस सिद्धांत के अनुसार। ठीक है, जबकि ये प्राथमिक अवस्था है। ठीक है, ये ध्यान रखना। और इसने और डिवाइड किया कि प्रत्येक देश या फिर जो जितने भी महाद्वीप है वो इस संक्रमण सिद्धांत से गुजरे हैं। ठीक है, उनका संक्रमण अवस्था में आया कि यानी कि शुरुआत में उनकी स्थिति उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर की थी, लेकिन आज जब विकसित रूप में आए तो उनका जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही निम्न है और वो विकसित अवस्था में। ठीक है, यानी कि स्थिर जनसंख्या उनकी। ठीक है, ठीक है, तो जैसे कि यूरोप का महाद्वीप है उनको देखते हैं तो उसके अंदर जन्म दर बहुत ही कम है और मृत्यु दर पर वैसे मृत्यु दर, उनका स्वास्थ्य स्तर उनका बहुत ही ऊंचा है, इसका मतलब मृत्यु दर भी कम है, इसका मतलब विकसित रूप में है। ठीक है, एशिया है वो मध्य की अवस्था में है, यानी कि जन्म दर तो बहुत उच्च है अभी भी, लेकिन मृत्यु दर पर इस पर नियंत्रण है। जबकि अफ्रीका जैसे महाद्वीप है, अफ्रीका या दक्षिणी अमेरिका के देशों में देखते हैं तो वहाँ आज भी जन्म दर भी उच्च है और मृत्यु दर भी उच्च है, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाएं अभी भी उनकी हाल ठीक नहीं है, इस कारण वो पहली अवस्था में है। ठीक है, ये अर्ध विकसित या अविकसित देशों की स्थिति है, ये विकसित देशों की स्थिति है, जबकि बीच वाली स्थिति है विकासशील देशों की स्थिति है। ठीक है, तो इस प्रकार का सिद्धांत दिया था और उनकी ये विशेषताएं। किसी भी विशेषता के बारे में क्वेश्चन बन सकता है, आप ध्यान रखें।
अगला दे रखा है इस्पात संयंत्रों का प्रबंधन सेल के तहत, ठीक है, सेल। स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, ठीक है, स्टील अथॉरिटी यानी कि जितने भी इस्पात उद्योग है उनको प्रबंध या उनको नियंत्रण, उनका मैनेजमेंट जिन एक कंट्रोल कंपनी के हाथ में है वो कौन कौन सी है, तो दे रखा, देखो ध्यान रखे, तो ये सब उद्योग के अंदर है स्टील के। भिलाई ये छत्तीसगढ़ के अंदर है, ठीक है, छत्तीसगढ़ के अंदर है। और इसकी स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी जब शुरुआत हुई थी 1956 के अंदर, ठीक है। तो 56 और 57, 1956 57 के अंदर भिलाई की स्थापना हुई, ये छत्तीसगढ़ के अंदर है। और किसके सहयोग से हुई थी? भिलाई छत्तीसगढ़ यूएसएसआर, ठीक है, यूएसएसआर जो सोवियत संघ था उसके सहयोग से अपने भिलाई की स्थापना हुई, ठीक है। राउरकेला है ये उड़ीसा के अंदर है, ओडिशा, ठीक है। और ये जर्मनी के सहयोग से स्थापित है। राउरकेला उड़ीसा किसके सहयोग से है? जर्मनी के सहयोग से। बरनपुर है और दुर्गापुरा, ठीक है, बरनपुर दुर्गापुरा ये वेस्ट बंगाल में या पश्चिमी बंगाल में स्थित है, ठीक है। तो ये इस तरीके से देखें तो ये चारों ही जो इकाइयां हैं ये सेल के अंडर में। इसके अलावा और भी कुछ अन्य इकाइयां हैं, जैसे एक बोकारो झारखंड का, बोकारो, ठीक है, ये कहाँ है? झारखंड में, बोकारो झारखंड है। एक है सेलम जो कि तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। एक है विश्वेश्वरैया, विश्वेश्वरैया कहाँ है? कर्नाटक में। ये कुछ संयंत्र है, ये भी सेल के अंडर में है। ये चार के नाम दे दिए, इस बार इनमें से दो नाम और दो नाम इनमें से ले ले, तो बोकारो झारखंड, सेलम तमिलनाडु, विश्वेश्वरैया जो स्टील कारखाना है कर्नाटक के अंदर, वो भी किसके अंडर में प्रबंध उनका कौन कर रहा है? कौन सी कंपनी है? सेल के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो ए बी सी डी इनमें चारों ऑप्शन राइट है, बी फॉर बॉय ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला विश्व का सघन बसा प्रदेश नहीं है, ठीक है, सघन बसा प्रदेश नहीं है। ये जनसंख्या के संदर्भ में क्वेश्चन है, देख लीजिए। पूर्वी एशिया, पूर्वी एशिया के अंदर जो अपना चाइना है, ठीक है, जापान है, फिलीपींस है, ये जो द्वीप है, या फिर अपने जो दक्षिणी पूर्वी इंडोनेशिया, मलेशिया ये देश आते हैं, तो ये सघन बसा क्षेत्र है। इसका मतलब ये तो है दक्षिणी एशिया के अंदर भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान बहुत बड़े जनसंख्या के अनुपात को प्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। दक्षिणी एशिया है। पश्चिमी यूरोप, मुख्यतः यूरोप के जितने भी कंट्री जैसे इंग्लैंड है, जर्मनी, फ्रांस, इटली वगैरह, ये पश्चिमी यूरोप के अंदर आते हैं, तो ये भी सघन बसा प्रदेश है। जबकि उत्तरी यूरोप, ठीक है, रूस का साइबेरिया क्षेत्र, रूस का साइबेरिया क्षेत्र है, ये जन शून्य आवास है, यहाँ बहुत ही कम लोग या विरल जनसंख्या पाई जाती है। इसका मतलब सघन बसा प्रदेश नहीं है, तो ये विरल जनसंख्या प्रदेश है, तो ये उत्तरी यूरोप है, वो सघन बसा प्रदेश नहीं है, ठीक है। सघन बसा प्रदेश के अंदर पूर्वी एशिया है, दक्षिणी एशिया है, पश्चिमी यूरोप है, या फिर उत्तरी पूर्वी अमेरिका, ये भी सघन बसा प्रदेश के अंदर आता है, ध्यान रखना, ठीक है। उत्तरी पूर्वी या पूर्वी जो अमेरिका का भाग है, ठीक है, कनाडा, यूएसए के जो शहरी जो महान झीलों के आसपास का जो क्षेत्र है वो भी सघन बसे प्रदेश के अंदर आता है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। अगला है वह विकास जो लोगों की आकांक्षाओं को बढ़ाता तथा उनके जीवन स्तर को सुधारता हो, इस प्रकार का विकास क्या कहलाता है? तो इस प्रकार का विकास मानव विकास कहलाता है। ह्यूमन ज्योग्राफी का टॉपिक है, आपके सिलेबस में दे रखा है। सतत विकास, इसके बारे में ठीक अगला ही क्वेश्चन होगा। हाँ, बंट लैंड रिपोर्ट, ठीक है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल इसी रिपोर्ट के आधार पर लाया गया, ठीक है। उसके बाद अपना जो अभी जो सस्टेन डेवलपमेंट जो 17 गोल है, ठीक है, जो कि 15 वर्षों के लिए लाया गया है अपने उद्देश्य विश्व के संदर्भ में, तो ये किससे संबंधित रिपोर्ट है? ये सतत विकास से संदर्भ है, ठीक है। अगला ये मानचित्र प्रक्षेप के अंदर मापनी के संदर्भ में क्वेश्चन है, ठीक है। तो मापनी जो सिलेबस में दे रखा, दो प्रकार की मापनी उपयोग में ली जाती है, एक ब्रिटिश पद्धति है, ठीक है, एक है मैट्रिक पद्धति, ठीक है। ब्रिटिश पद्धति के अंदर
किस प्रकार के माप उपयोग में लिए जाते हैं? जो अपन इंच है, गज है, फिट है, ये उपयोग में लेते हैं। मैट्रिक पद्धति के अंदर सेंटीमीटर वाले जो मीटर सेंटीमीटर मिली, तो उन संदर्भ में सबसे जो छोटी इकाई है वो मिलीमीटर के संदर्भ सेंटीमीटर के संदर्भ में लेते हैं। ठीक है, मैट्रिक पद्धति के अंदर 1 सेंटीमीटर के बराबर 1 सेंटीमीटर का जो स्केल के ऊपर देखते हैं तो उसके बीच में छोटी छोटी लाइन है, 10 लाइनें होती है। कितनी लाइन होती है? 10 लाइन। तो इस सेंटीमीटर को 10 भागों में डिवाइड करने वाली इकाई कौन सी है? वो मिलीमीटर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। ठीक है, 10 मिलीमीटर से क्या बन गया? 1 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख दूं, 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। ठीक है, उसी प्रकार अगर सेंटीमीटर की मात्रा बढ़ा दी जाए, 10 सेंटीमीटर कर दिया जाए, 10 सेंटीमीटर कर दिया जाए तो 1 डेसीमीटर होगा। क्या होगा? डेसीमीटर। ठीक है, 10 डेसीमीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर। 10 डेसीमीटर से 1 मीटर हो जाएगा। ठीक है, और 10 मीटर, 10 मीटर से 1 डेकामीटर हो जाते हैं। ठीक है, और 10 डेकामीटर या 100 सेंटीमीटर मान लो, 100 मीटर मान लो, या 10 डेकामीटर, इससे आता है 1 हेक्टामीटर। हेक्टामीटर। ठीक है, और 10 हेक्टामीटर बराबर 1 किलोमीटर के संदर्भ में। ठीक है, मापनी धरातल के और अपनी जो मानचित्रीय प्रक्षेप है उनके बीच का जो अनुपात है वो मापनी के संदर्भ में लेते हैं। तो ये मैट्रिक्स पद्धति के अनुसार ठीक सेंटीमीटर से शुरुआत होती है और किलोमीटर पर समाप्त होती है। यानी कि धरातल की जो दूरियां हैं वो किलोमीटर में मापते हैं, जबकि अपने मानचित्र के अंदर मापनी लेते हैं तो वो सेंटीमीटर के संदर्भ में लेते हैं। इसके अंदर दे रखा निरूपक मापनी एक, ये ऊपर जो अंश का भाग है ये हमेशा ध्यान रखना कि ये मानचित्र के ऊपर जो दूरी है उसको रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ये प्रतिनिधित्व 1 है, ये किसका प्रतिनिधित्व करेगा कि ये दूरी मानचित्र पर है, मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर, और ये धरातल पर दूरी है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखा होगा कि भाई 10 मिलीमीटर से 1 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर से 1 डेसीमीटर है, 10 डेसीमीटर से 1 मीटर, और 10 मीटर से 1 डेकामीटर, 10 डेकामीटर से 1 हेक्टामीटर, और 10 हेक्टामीटर से 1 किलोमीटर का निर्माण होता है। ठीक है, तो अपन इसमें देखेंगे भाई ये क्या चीज़ दे रखी है, ये जो किसके बराबर है, नीचे जो माप दे रखा है ये किसके बराबर है। ठीक है, तो देखते हैं 1 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका मतलब नीचे भी मैं 1 लिख सकता हूं। 1 सेंटीमीटर धरातल पर 1 सेंटीमीटर तो नहीं हो सकता। ठीक है, धरातल पर ये किलोमीटर की दूरी होगी। ठीक है, तो देख लीजिए 1 सेंटीमीटर। ठीक है, एक बिंदी लगाते ही क्या हो गया, 1 सेंटीमीटर सॉरी 10 सेंटीमीटर सॉरी 1 जो सेंटीमीटर से 10 के अंदर जब गुणा करते हैं तो आता है डेसीमीटर। ठीक है, 1/10, ये 10 किसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? डेसीमीटर का। जब 10 डेसीमीटर, एक बिंदी और लगाई तो किसका प्रतिनिधित्व हो गया? मीटर का। ठीक है, क्योंकि ये 100 सेंटीमीटर को प्रतिनिधित्व कर रहा है। डेसीमीटर, डेसीमीटर के बाद मीटर। ठीक है, मीटर के बाद एक बिंदी और लगाई तो हो गया डेकामीटर। ठीक है, यहाँ 3 और 1 4, डेकामीटर के बाद हो गया हेक्टामीटर। ठीक है, दे रखा हेक्टामीटर, 4 बिंदु, 4 जीरो किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है? हेक्टामीटर का। ठीक है, हेक्टामीटर का, और दे रखा 20,000 है, इसका मतलब 2 से गुणा कर लो, सॉरी 20,000 हेक्टामीटर का प्रतिनिधित्व कर रहा है। इसका मतलब 1 सेंटीमीटर बराबर 20 मीटर नहीं, 20 मीटर का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है। ठीक है, 2 हेक्टामीटर, 2 डेकामीटर नहीं, 2 हेक्टामीटर नहीं, 20 हेक्टामीटर। ठीक है,
20, ये किसका दे रखा है, हेक्टामीटर का, ठीक है। तो 20 हेक्टामीटर ये दूरी निरूपित कर रही है, ठीक है। सॉरी 20 नहीं, 2 हेक्टामीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 2 हेक्टामीटर। 2 हेक्टामीटर से कौन सी ये निरूपित होगी, 1:20 के बराबर है, यानी कि 2 हेक्टामीटर के बराबर है। 5 बिंदी लगती तो ये किलोमीटर में चेंज हो जाते, ठीक है। 4 बिंदी हेक्टामीटर को, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप। अगला ही दे रखा एक मानचित्र निरूपक के अंदर एक इकाई दे सैकड़ा हजार दस लाख, यानी कि 1 सेंटीमीटर बराबर 4 लाख कोई यूनिट दे रखी है। उस मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर की एक धरातल की रेखा कितनी दूरी को निरूपित कर रही है, ठीक है। इकाई दाई सैकड़ा हजार दस हजार, 5 बिंदी, इसका मतलब 4, ये 1 सेंटीमीटर का बराबर है 4 किलोमीटर को प्रतिनिधित्व कर रही है, ठीक है। जबकि ये मानचित्र पर कितनी है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका मतलब इसको 5 से गुना कर लो, बराबर 20 किलोमीटर, ठीक है। तो 20 किलोमीटर की दूरी को प्रतिनिधित्व, धरातल पर ये दूरी कितनी होगी, 1 जो 4 लाख है वो 20 किलोमीटर को प्रतिनिधित्व करेगी, ठीक है। इसको निकालने के लिए आपको मैंने मापक बता दिए थे, ठीक है, जो कि 1 सेंटीमीटर, फिर 10 डेसीमीटर, उसके बाद 10 सेंटीमीटर, सॉरी 10 मीटर, फिर डेका, हेक्टा और किलोमीटर, ठीक है। 5 इकाइयाँ हैं और 5 बिंदी के संदर्भ में, ठीक है। दोबारा देख लीजिए, 1 सेंटीमीटर, जैसे ही एक बिंदी बढ़ी, एक बिंदी, तो ये हो गया डेसी, 2 डेसी से हो गया मीटर, ठीक है। 3 डेका, 4 हेक्टा, 5 किलोमीटर को निरूपित करते हैं, ठीक है। तो ये मैट्रिक पद्धति है, इसके आधार पर मानचित्रों को निरूपित किया जाता है या मानचित्रों का निर्माण किया जाता है, ये मापनी के आधार पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न सागरीय गर्तों में से कौन सा हिंद महासागर में स्थित है, ठीक है। तो टोंगा गर्त है वो अटलांटिक महासागर में है, सॉरी टोंगा है वो प्रशांत महासागर में है, प्रशांत महासागर में है। मैरियाना भी प्रशांत महासागर में है। नरेश ग्रंथ है वो अटलांटिक में है, अटलांटिक महासागर के अंदर है। जबकि सुंडा ग्रंथ है जो सुडा जल संधि है, सुगारू जल संधि, इंडोनेशिया मलेशिया के आसपास सुंडा ग्रंथ पड़ते हैं, तो ये हिंद महासागर में है, ठीक है। अपने को पूछा सागरीय गर्तों में कौन सा हिंद महासागर में स्थित है, तो सुंडा ग्रंथ हिंद महासागर में स्थित है, ठीक है। अगला देख लीजिए, शुष्क ग्रीष्म काल, यानी कि ग्रीष्म ऋतु तो कैसी रहती है, शुष्क रहती है, यानी कि बरसात नहीं होती है। जबकि शीत ऋतु में वर्षा युक्त शीतकाल, ठीक है, वर्षा युक्त शीतकाल। भारत के अंदर मानसून की जब कंडीशन पड़ते हैं तो 2 प्रकार की है, ठीक है। कुछ ऐसा स्थान है वहाँ पर ग्रीष्म काल के अंदर बरसात, जो मानसूनी बरसात होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, और कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ शीतकाल में बरसात होती है, ठीक है। जिसका उत्तर पश्चिमी जो भारत का भाग है वहाँ पश्चिमी विक्षोभ के कारण बरसात होती है, जो कि भूमध्य सागर से आने वाले पश्चिमी विक्षोभ होते हैं। वो अपने साथ पछुआ पवनें भूमध्य सागर फारस की खाड़ी से आते हुए आर्द्रता ग्रहण करके भारत के ऊपर या उत्तर पश्चिमी भारत के अंदर बरसात करते हैं, वो क्षेत्र है। शीतकाल का तो वर्षा युक्त है, और शुष्क काल में शुष्क ग्रीष्म काल के अंदर ऋतु कैसी रहती है, शुष्क रहती है, ठीक है। तो ये भूमध्य सागरीय जो जलवायु है उसकी विशेषता है। विश्व के जलवायु प्रदेशों के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो उसके अंदर जो भूमध्य सागरीय जलवायु है उसकी विशेषता क्या है, शीतकाल में जो वर्षा होगी, और ग्रीष्म काल है वो वहाँ का शुष्क रहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वेज नहर का उत्तरतम पतन, ठीक है। स्वेज नहर है परिवहन का बहुत ही अच्छा मार्ग है, विश्व को यूरोप को और एशिया और अफ्रीका को जोड़ने वाला, ठीक है। तो ये भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली स्वेज नहर, ठीक है। यहाँ मिस्र का अफ्रीका महाद्वीप का देश है एक मिस्र, ठीक है, और एक मिस्र का इधर से प्रायद्वीप, मिस्र का एक सिनाई प्रायद्वीप है, ठीक है। प्रायद्वीप, इसको अलग करती हुई
ये स्वेज नहर का निर्माण किया गया 1859 के अंदर, ठीक है। और इसका पूछा है उत्तरतम बिंदु, तो पोर्ट सईद जो एक द्वीप है, तो पोर्ट सईद द्वीप है जो उत्तरी द्वीप है, ठीक है। तो ये उत्तरतम बिंदु पोर्ट सईद है। क्वेश्चन स्वेज नहर जो कि भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाला जल मार्ग है, ठीक है। एक दे रखा कयाल या पच जल पाए जाते हैं, ठीक है। तो पच जल कयाल ये लेगूनों को बोलते हैं, ठीक है। लेगून एक प्रकार की अपरदित स्थलाकृति है, ठीक है। जैसे कि ये तटवर्ती भाग है, सागरों की जो धाराएं होती है वो यहाँ का जो कोमल चट्टानें होती है उसको अपरदित कर देती है। अपरदित करने के कारण ये जो भाग है, ठीक है, इसका निक्षेपण है वो अपतटीय भाग में हो जाता है। अपतटीय भाग में अपतटीय रोधिकाएं बन जाती है। ये जब तटवर्ती भागों से रोधिकाएं मिल जाती है और समुद्र का जल जो समुद्र से अलग होकर के स्थलीय भाग के अंदर दिखाई देता है, तो इस प्रकार की अपरदित स्थलाकृति क्या कहलाती है? लेगून कहलाती है। और ये लेगून भारत के अंदर जो पूर्वी तटवर्ती भाग है या पूर्वी तटीय मैदान है, वहाँ बहुत सी प्रकार की लेगूनों का निर्माण होता है और वो लेगूनें पाई जाती है, जिसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है चिल्का झील, ठीक है। ओडिशा की जो लेगून निर्मित है और खारे पानी की सबसे बड़ी झील है भारत की, ठीक है। वैसी की वैसी पश्चिमी तटवर्ती भाग है या अपन केरल के आसपास का जो क्षेत्र देखते हैं, वहाँ इस प्रकार के लेगूनों का निर्माण होता है। तो उस लेगूनों को स्थानीय भाषा के अंदर क्या बोलते हैं? कयाल, ठीक है। लेगून ज्योग्राफिकल शब्द है जो पूर्वी भागों में इनका नाम लेगून के नाम से जाना जाता है या उसको पच जल बोलते हैं, जबकि स्थानीय भाषा के अंदर क्या बोलते हैं? केरल के अंदर कयाल बोलते हैं, ठीक है। तो केरल वाला जो मालाबार का तट है वहाँ लेगूनों को क्या बोलते हैं? पच जल या कयाल बोलते हैं, ठीक है। तो पूछा हुआ कयाल या पच जल पाए जाते हैं मालाबार तट, ठीक है। पूछे राज्य तो केरल, ठीक है। अगला देखिए पटल विरूपण, ठीक है। ये पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में आंतरिक और बाह्य बलों के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो उसके संदर्भ में है पटल विरूपण बल, ठीक है। एक आकस्मिक बल काम करता है जिससे भूकंप और ज्वालामुखी का निर्माण होता है, या फिर बाह्य बल के रूप में गुरुत्वाकर्षण बल के कारण भूस्खलन आता है, ठीक है। और जो एक बहुत ही धीमी गति से या बहुत ही मंद गति से बल है, जो आंतरिक बल या आंतरिक क्रियाएं होती है, ठीक है, उससे पृथ्वी के ऊपर जो महाद्वीप या महासागरीय भाग है, पर्वत और पठारी भाग है, उनका निर्माण होता है, ठीक है। तो पटल विरूपण या पटल जो संचलन होता है, ठीक है, एक प्रकार का देखा जाए तो इस प्रकार के संचलन दो रूपों में होता है, ठीक है। एक होता है ऊर्ध्वाधर और एक होता है क्षितिज, ठीक है। ऊर्ध्वाधर जब संचलन होता है उससे महाद्वीपों का निर्माण होता है। क्षितिज संचलन होता है उससे भ्रंशन या फॉल्ट बनते हैं, उससे पर्वतों का निर्माण होता है, ठीक है। ऊर्ध्वाधर रूप में गति होती है उससे महाद्वीपों का, यानी कि महाद्वीपों का निर्माण से संबंधित होती है महाद्वीप निर्माता, और ये है पर्वत निर्माणकारी घटनाएं क्षितिज रूप में। ये तो दो प्रकार की है, एक महाद्वीप निर्माणकारी बल है इसके अंदर और एक है पर्वत निर्माणकारी, ठीक है। आकस्मिक एक प्रकार का अलग से बल है जिसमें ज्वालामुखी और भूकंप की क्रियाएं होती है, ठीक है। और हिम धाव या एवलॉन्स बोलते हैं, ये हिम भूस्खलन, हिम क्षेत्र के अंदर भूस्खलन होता है उसको एवलॉन्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये आकस्मिक होने वाली घटनाएं हैं, ठीक है, ये दो। जबकि पर्वत महाद्वीप निर्माण और पर्वत निर्माण की घटना पटल विरूपण बल के कारण होती है। तो ए और डी सी ऑप्शन के अंदर है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है रिफ्ट घाटी का निर्माण होता है, ठीक है। जस्ट अभी अपन ने पटल विरूपण के अंदर पढ़ा कि क्षैतिज गति होती है प्लेटों के अंदर, ठीक है, इस प्रकार से या विपरीत दिशाओं में, ठीक है। इस तरीके से प्लेटों के अंदर विपरीत या अभिसारी जो भी गतियां होती है उसके अंदर जब जो विपरीत दिशा में होती है तो तनाव उत्पन्न होता है, टेंशन बल जो टेंशन फोर्स या फिर संवलन, ठीक है। संवलन से वलन के प्रकार होते हैं। तो रिफ्ट घाटी का जो निर्माण है ये किससे होता है? फॉल्ट से, यानी कि भ्रंशन से इनका निर्माण होता है। किससे निर्माण होता है? भ्रंशन से। अगला क्वेश्चन है अपदलन, ठीक है। आपने भौतिक भूगोल की जो यूनिट एनसीईआरटी की पढ़ी होगी भूआकृतिक स्थलाकृतियां, ठीक है, उसके अंदर एक शब्द पढ़ा होगा अपसलकन, ठीक है।
बहुत ही कठोर चट्टानें हैं, ठीक है, जिस पर तापमान के कारण उसके अंदर क्या होता है, सिकुड़न और फैलाव होता है। तापमान के कारण, सिकुड़न और फैलाव के कारण वो ऊपरी परत होती है तो वो थोड़ी मुलायम पड़ जाती है, ठीक है, और जो प्याज का छिलके के समान जो ऊपरी परत है वो हट जाती है। ऊपरी परत हट जाने के कारण जो नीचे दबी हुई प्लेट थी, ठीक है, वो गोलाकार रूप में चिकनी, जो चिकनी चट्टानों के रूप में दिखती है, ठीक है, उसको बोलते हैं अपसल्कन, ठीक है। प्याज की सल्के के समान स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, किसके कारण, तापमान के कारण, चट्टानों के अंदर सिकुड़न और फैलाव के कारण ऊपरी परत के हट जाने से जो चट्टान का निर्माण होता है उसको बोलते हैं क्या, अपसल्कन, ठीक है। इसका कारण क्या था, तापमान, क्या कारण था, और तापमान। इसका मतलब ये एक प्रकार का भौतिक कारण है, ठीक है, भौतिक। और कोई चीज़ तापमान के कारण टूट के नष्ट हो रही है, इसका मतलब अपक्षय हो रहा है इसका, ठीक है, भौतिक अपक्षय, ठीक है। और ये अपसल्कन, और अपसल्कन का दूसरा नाम क्या है, अपदलन। इसको अपसल्कन या अपदलन बोलते हैं। वो किस कारण होता है, कारण है तापमान, और तापमान होने के कारण वो किस प्रकार का कारक हो गया, भौतिक। और तापमान के कारण चट्टानें क्या होती है, नष्ट होती है, सिकुड़ने से और फैलने से, सिकुड़ने से फैलने से उनके बीच बाउंडिंग या उनके बीच में अणु है वो कमज़ोर हो जाते हैं और ऊपर की परत है वो नष्ट हो जाती है। नष्ट होने को बोलते हैं अपक्षय, ठीक है। इसका मतलब ये भौतिक अपक्षय का एग्जाम्पल है, ठीक है, जैविक नहीं है, रासायनिक नहीं है, जैव रासायनिक नहीं है। ये किस प्रकार के एग्जाम्पल अपदलन है, वो भौतिक अपक्षय का कारण है, ठीक है। तो ये अपनी सीरीज़ थी, ठीक है। ऐसी सीरीज़ आगे जो भी नए क्वेश्चन होंगे तो वो आपके सामने प्रोवाइड की जाएंगे। धन्यवाद।